चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम जो है बात करने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। आज हम जो है बैक्टीरिया की कैसे स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट यूनिट का जो है एक टॉपिक होता है। सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है। बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और इसकी साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। माइक्रोमीटर्स में हम जो है इसको मेजर करते हैं, माइक्रॉन्स में। और इसके बाद में ये जो है वो इसका सेल जो है इसकी साइज जो है वो वेरी कर सकती है, छोटी से छोटी भी होती है, बड़ी से बड़ी, मतलब अलग अलग साइजेस में जो है ये मिलते हैं हमको। और ये जो है वो स्मॉल भी होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे, जैसे 0.1 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर के भी मिल जाते हैं हमको डायमीटर के अंदर। और बड़े से बड़े हमको 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा के भी डायमीटर के जो है ये मिल जाते हैं बैक्टीरिया। इसके बाद में हम देखें तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया, अब जैसे हमने देखा कि जो बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा वेरी करते हैं, अलग अलग जो है इनकी साइजेस होती है। इसके बाद में ये जो बैक्टीरिया, जो ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी साइज जो है वो होती है ये 1 से 5 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया। और डायमीटर जो है ज्यादातर बैक्टीरिया का 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद में हम देखें कि ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ज्यादातर जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। और इनकी सिंपल शेप्स होती है ज्यादातर बैक्टीरिया की, जैसे हम देखें राउंड होती है ज्यादातर, और ज्यादातर सिलेंड्रिकल होती है। राउंड को हम कॉकी बोलते हैं, सिलेंड्रिकल को हम रॉड या फिर बेसिलस बोलते हैं। इसके बाद में हम अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो जो सेलुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या जो है प्रेजेंट होता है, तो वो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसमें न्यूक्लियोइड होता है, राइबोसोम्स होते हैं और इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। जबकि सेल सरफेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेल की सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, पिलाई या फिर फिम्बरी प्रेजेंट होती है, और इसमें कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है सेल की सरफेस पे। तो अब हम इसके अगर स्ट्रक्चर पे नजर डालें तो सबसे पहले ये जो है वो एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हमने सीधी सी ले ली, सिंपल सी। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एक प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है और यहाँ पे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये इसका साइटोप्लाज्म होता है। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पे जो है इसकी एक लेयर होती है, कैप्सूल की जो है लेयर होती है बैक्टीरिया की सरफेस पे, जिसे हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। और इसमें जो है पिलाई भी छोटी छोटी प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की सरफेस पे। और इसमें एक फ्लैजेला जो है वो भी प्रेजेंट होता है मूवमेंट के लिए, जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया की। तो ये जो है वो जनरल होती है। अब हम इसमें एक एक करके जो है इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये पार्ट्स जो है वो क्या इसमें रोल प्ले करते हैं और कैसे होते हैं। सो गाइस, अब हम जो है इसके सेल की सरफेस के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्बरी और स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल के बारे में। तो सबसे पहले जो सेल सरफेस होती है बैक्टीरियल सेल की, वो जो है एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा पोर्शन होता है जो कि इंटरेक्ट करता है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। मतलब एक बाहरी हिस्सा जो होता है, ये सेल सरफेस जो है एक बैक्टीरियम सेल का बाहरी हिस्सा होता है ऐसा, जो कि इंटरेक्ट करता है उसके बाहरी जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ में। और इसके अंदर जो है क्या क्या मौजूद होते हैं कंपोनेंट्स, उसमें है सबसे पहले फ्लैजेला। अब फ्लैजेला जो है इसकी हम आज स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो है एक बड़ी सिलेंडर, मतलब ट्यूब जैसी एक जो है वो थिन बिल्कुल पतली सी एक अपेंडेज होती है, हेयर जैसी ऐसी अपेंडेज होती है, साइटोप्लाज्म की अपेंडेजेस। और इसके बाद में इसकी हम अगर साइज की बात करें तो ये जो है वो डायमीटर में बहुत ही ज्यादा पतली सी होती है, थिन होती है। डायमीटर जो है इसका होता है 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर का। और इसकी जो लेंथ होती है वो लंबी होती है और छोटी भी होती है। तो 3 से 20 माइक्रोमीटर तक की जो है लेंथ की फ्लैजेला हो सकते हैं। इसके बाद में ये जो है हमें ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप आते हैं, और वो कैसे दिखते हैं जब हम उसमें स्टेनिंग टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं। अलग अलग स्टेन्स को यूज करके हम इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं आसानी से।
इसके बाद में इसके जो नंबर्स होते हैं और जो अरेंजमेंट होते हैं फ्लैजेला के, वो हर बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक, अपनी एक पहचान होती है बैक्टीरिया की फ्लैजेला के आधार पे, कैसे जो फ्लैजेला जो है वो किस ऑर्डर में जुड़े हुए हैं और कितने जुड़े हुए हैं। इसके बाद में हम अगर टाइप्स की बात करें तो फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरियल बॉडी पे किस किस तरह से जो है जुड़ सकते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम मोनोट्राइकस की बात करें तो मोनोट्राइकस जो है उनको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही जो है वो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जो सिंपल सा होता है, ये जो है वो एक मोनोट्राइकस होता है। इसके बाद में हम अगर अगले की बात करें तो लोफोट्राइकस है। लोफोट्राइकस में क्या होता है कि इसमें फ्लैजेला जो है वो दो से ज्यादा होते हैं, दो होते हैं या फिर उससे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एक ही एंड पे, तो उनको हम लोफोट्राइकस बोलते हैं। इसकी अगले जो है वो एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि इसमें दोनों एंड पे प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे एक ही प्रेजेंट हो दोनों एंड्स पे या फिर जो है एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तब भी जो है हम इनको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। इसके बाद में है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या होता है, सेल की पूरी सरफेस पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं जब फ्लैजेला, तो उनको अपन पेरिट्राइकस बोलते हैं। इसके बाद में ये जो है एक प्रोटीन से बने हुए होते हैं जो कि मिलता जुलता होता है केराटिन और मायोसिन के साथ में। अब अगर हम फ्लैजेला की पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसके जो है वो बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं फ्लैजेला के। एक होता है हुक, दूसरा होता है फिलामेंट और तीसरा होता है बेसल बॉडी। तो फिलामेंट जो है वो ये वाला पार्ट होता है और हुक जो है वो ये वाला पार्ट होता है और बेसल बॉडी जो है वो इसको बोलते हैं। और इसमें जो है वो जो बेसल बॉडी होती है इसके अंदर चार टाइप्स की जो है रिंग्स प्रेजेंट होती है, एल, पी, एस और एम रिंग। इसके बारे में जो है हम बात करेंगे तो फिलामेंट जो है एक पतली सी जो है, जो बाहर की तरफ जो फ्लैजेला हमको दिखाई देता है बैक्टीरिया की सेल सरफेस पे, तो उसमें जो है ये बहुत ही ज्यादा पतली सी एक जो है वो ट्यूब होती है फिलामेंट, और ये जो है सिलेंड्रिकल होती है और ये बाहर आउटर मोस्ट रीजन में जो है वो प्रेजेंट होती है। और इसका जो डायमीटर है वो चेंज नहीं रहता है, इसका कांस्टेंट रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हुक की। तो हुक जो है वो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा मोटा होता है फिलामेंट से, ये स्ट्रक्चर, ये जो है वो थोड़ा सा जो है फिलामेंट से वाइडर होता है और इसमें जो है प्रोटीन इसमें अलग पाया जाता है, जबकि जो फिलामेंट है इसके अंदर फ्लैजेलिन के मोनोमर्स के प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बेसल बॉडी की बात करें तो जो बेसल बॉडी है ये छोटी सी सेंट्रल रॉड होती है, ये छोटी सी पतली सी जो एक रॉड होती है और ये जो है वो फंसी हुई होती है रिंग्स और सीरीज में। जो ये रॉड होती है इससे रिंग्स जो है वो लगी हुई होती है अलग अलग टाइप की। इसके बाद में इसमें चार तरह की जो है रिंग्स प्रेजेंट होती है, एल, पी, एस और एम। तो सबसे पहली एल रिंग जो होती है वो लिपोपॉलीसेक्राइड जो होती है, एक मेम्ब्रेन होती है लिपोपॉलीसेक्राइड की बैक्टीरिया में, तो उसके अंदर जो है ये एल रिंग जो है प्रेजेंट होती है। इसके बाद में हम टी रिंग की बात करें तो ये जो है वो एम्बेडेड होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती है बैक्टीरिया में, उसके अंदर जो है ये रिंग पाई जाती है, पी रिंग। इसके बाद में हम एस रिंग की बात करें तो ये जो है वो थोड़ी सी ही जस्ट ये है ना अबाव होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही ये एस रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद में है एम रिंग। तो एम रिंग जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही जो है ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद में हम अगर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें तो ये सारी रिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सिर्फ दो ही रिंग्स प्रेजेंट होती है, एक होती है एस और दूसरी होती है एम रिंग। इसके बाद में फ्लैजेला जो है इसका ये मेन फंक्शन होता है कि ये जो है वो मोटिलिटी देता है बैक्टीरिया को मूवमेंट जो है वो करने में हेल्प करता है। गाइस अब हम नेक्स्ट अगर फिम्बरी की बात करें तो जो फिम्बरी होती है वो फ्लैजेला के जैसी ही होती है, लेकिन ये फ्लैजेला से जो है वो छोटी होती है और ये जो है वो फ्लैजेला से पतली भी होती है, और ये जो है वो मोटिलिटी जो है वो नहीं देती है बैक्टीरिया को। मतलब फ्लैजेला जो है वो ही सिर्फ जो है वो लोकोमोशन के लिए, मोटिलिटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि फिम्बरी जो है वो मोटिलिटी के लिए इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके बाद में ये जो है वो सेल की जो सरफेस है वहां पे उससे जो है वो जुड़ने के लिए काम आती है फिम्बरी मेनली। जैसे कोई सेल सरफेस होती है वहां पे जो है अटैच होने के लिए ज्यादातर काम आती है
फिम्बरी। उसके बाद में जो है ये फिम्बरी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो स्ट्रेट होती है और मात्रा में जो है वो ज्यादा होती है और कंसिडरेबली फ्लैचेला से पतली होती है और छोटी होती है। और इसमें जो है प्रोटीन होते हैं और जो है वो प्रोजेक्ट करती है सेल की सरफेस से, मतलब सेल की जो सरफेस होती है वहां से जो है वो निकलती है। इसके बाद में ये जो है वो सरफेस को ऑर्गेनिजम्स जो है उनको सरफेस से अटैच करने के लिए जो है वो काम में आती है। इसके बाद में और बायोफिल्म फॉर्मेशन के लिए भी जो है वो यूजफुल होती है। इसके बाद में ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हीम ग्लूटिनेशन के लिए और सेल डंपिंग के लिए बैक्टीरिया के अंदर। इसके बाद में है पिलाई। पिलाई जो है ये फिम्बरी से जो है थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो है वो बड़ी होती है पिलाई, और ये जो है वो फिम्बरी के जैसी होती है और ये छोटी मतलब मात्रा में जो है ये कम प्रेजेंट होती है और ये जो है वो यूजुअली लंबी होती है और ये ग्राम नेगेटिव सेल्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ही अंदर प्रेजेंट होती है पिलाई। ग्राम पॉजिटिव में जो है वो नहीं देखने को मिलती। इसके बाद में पिलाई जो है वो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो है वो दो जैसे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, जैसे दो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके जुड़ने में जो है पिलाई काम में आती है। और जब जुड़ जाते हैं तो उनका जो डीएनए ट्रांसफर होता है उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पिलाई जनरली। तो इसमें जो है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के लिए ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें एक सेल से दूसरे सेल में जो है डीएनए का ट्रांसफर होता है। इसलिए पिलाई जो होती है उसको हम सेक्स पिलाई या फिर फर्टिलिटी पिलाई भी जो है बोलते हैं। सो गाइस, अब हम जो लास्ट जो है कंपोनेंट उसकी बात करें तो वो है कैप्सूल और स्लाइम लेयर। तो कैप्सूल जो होती है वो जो सेल की सरफेस होती है वो आउटर मोस्ट बिल्कुल ये जो है वो मेम्ब्रेन होती है, जो कि जो सेल होती है इसकी सबसे बाहरी जो परत होती है वो होती है कैप्सूल की या फिर स्लाइम लेयर की। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो है वो एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसके अंदर। और इसके बाहर जो है या तो स्लाइम लेयर है, ये सेल वॉल जो है इसके बाहर है। इसके बाद में सेल वॉल जो होती है उसके अराउंड में जो है या तो स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है या फिर कैप्सूल प्रेजेंट होती है। अब कैप्सूल जो है वो भी दो तरह की होती है, माइक्रो और मैक्रो। तो ये जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की सरफेस पे। उसके बाद में जो कैप्सूल है वो एक तरह की स्लाइम लेयर ही होती है जो कि कवर करती है सेल वॉल को। उसके बाद में स्लाइम लेयर जो है बहुत ही ज्यादा लूज स्ट्रक्चर होती है जो कि डिफ्यूज हो जाती है ग्रोथ मीडियम के अंदर में जाके। उसके बाद में कैप्सूल जो है वो किससे बनी हुई होती है, कैप्सूल जो है वो पॉलीसेक्राइड से बनी हुई होती है या फिर पॉलीपेप्टाइड से या फिर हाइलुरोनिक एसिड से जो है बनी हुई होती है। इसके बाद में इसमें जो मेन पार्ट होता है वो होता है वाटर। वाटर जो है वो इसमें मेन कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया की कैप्सूल में। वाटर जो है वो 98% जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद में है कि बैक्टीरियल जो है उसके डिपेंड करते हुए इसके जो फंक्शंस जो है वो भी दिए हुए हैं कि क्या क्या जो है वो फंक्शंस करती है कैप्सूल। तो सबसे पहले ये जो है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है एंटीबैक्टीरियल जो एजेंट्स होते हैं उनसे, जैसे लाइटिक एंजाइम्स जो होती है उनसे जो है वो प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद में है कि ये जो है वो टेम्पररी ड्राइंग वो देती है, इसको ड्राई नहीं होने देती है सेल को, और ये जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है। इसके बाद में है कि ये जो है वो बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं उनके साथ में ये ब्लॉक कर देता है अटैचमेंट को। इसके बाद में फंक्शन है कि ये जो है वो बैक्टीरियल सस्पेंशन जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बनाए रखता है। ये जो है वो एग्रीगेट नहीं होने देता है सेल्स को और सेटल भी जो है वो नहीं होने देता है। इसके बाद में है ये जो है वो बैक्टीरिया का सरफेस से जो अटैचमेंट होता है उसको जो है ये प्रमोट करता है। तो ये सारे इसके जो है फंक्शंस थे कैप्सूल के। सो गाइस, हमने जो है पहले सेल सरफेस के कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था। तो अब जो है हम सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है ये बिल्कुल आउटर मोस्ट जो है वो लेयर होती है बाहर की, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो प्रेजेंट होती है। और ये जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठोस जो है ये स्ट्रक्चर होती है और ये शेप देती है सेल को। इसके बाद में ये जो है वो ये थिकनेस में होती है 10 to 20 नैनोमीटर की, इतनी जो है इसकी मोटाई होती है। और ये 20 से 30% जो है ड्राई वेट
जो है वो इसका होता है सेल के अंदर। इसके बाद में ये जो है वो इसमें क्या क्या चीज जो है वो किस किस चीज से बनी हुई होती है, तो ये जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं डाई अमीनो पिमेलिक एसिड होता है और म्यूरामिक एसिड होता है और टिकोइक एसिड जो है, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। और ये तीनों जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमरिक स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं, जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन या फिर म्यूकोपेप्टाइड। तो अब इसके बाद में सेल वॉल जो है वो कई फंक्शंस जो है वो सेल के अंदर करती है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है कि ये जो है वो ग्रोथ और सेल डिवीजन में जो है इन्वॉल्व होती है बैक्टीरिया के। तो इसकी ग्रोथ में भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है और इसके सेल डिवीजन में भी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में है कि ये जो है वो सेल को शेप देती है और प्रोटेक्शन जो है वो देती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद में है कि ये जो है वो अटैचमेंट भी जो है प्रोवाइड करती है कॉम्प्लीमेंट के साथ में। इसके बाद में है कि इसमें जो है रिसेप्टर साइट्स भी प्रेजेंट होती है फेजेस और कोलेसिन के लिए। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट सेलुलर कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है बोलते हैं। तो ये जो है एक बाई लेयर होती है, 2 लेयर्स में जो है ये प्रेजेंट होती है। और ये जो है वो सेल वॉल के अंदर की जो है लेयर होती है, सेल वॉल को जो है साइटोप्लाज्म से ही डिवाइड करती है। और इसकी जो है थिकनेस होती है, ये जो है थिन होती है, बहुत ही ज्यादा थिन होती है। और इसके जो लेयर होती है वो होती है 5 से 10 नैनोमीटर की जो है इसकी लेयर होती है और सेल वॉल को जो है साइटोप्लाज्म से अलग करती है। इसके बाद में ये जो है इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स जो है वो बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। 20 to 30% जो है इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और 60 से 70% इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ये इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और ये जो है वो प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो है वो बाइलेयर होती है और इसके अंदर जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। इसके बाद में हर जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है उसके 2 जो है वो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है पोलर हेड और दूसरा होता है नॉन पोलर टेल। तो जो ये गोल सा जो पार्ट होता है ये होता है पोलर हेड और जो ये होती है इसकी टेल्स होती है, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल्स। इसके बाद में जो नॉन पोलर टेल्स होती है वो अंदर की तरफ जो है वो प्रेजेंट होती है और जो पोलर हेड है वो बाहर सरफेस की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद में जो प्रोकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कम जो है वो ठोस होती है, जबकि जो यूकैरियोट्स की जो होती है वो ज्यादा रिजिड होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में स्टेरॉल्स जो है वो नहीं होते हैं। इसके बाद में ये जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये जो है वो इनवर्ड आने भी देती है और जाने भी देती है जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको। इसके बाद में है कि ये जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल के सेल को और हेल्प करती है डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर। इसके बाद में है कि इसमें जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, इसमें एंजाइम्स भी जो है प्रेजेंट होती है जो कि बायोसिंथेसिस में जो है हेल्प करती है, जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं और कई अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बायोसिंथेसिस में हेल्प करती है। गाइस, अब जो तीसरा सेलुलर कंपोनेंट है वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 80% जो है इसमें वाटर होता है और इसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती है जो कि एटीपी जो एनर्जी होती है उसको प्रोड्यूस करती है डायरेक्टली बिना ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन या फिर अदर कार्बन सोर्सेज के अलावा जो है डायरेक्टली जो एटीपी प्रोड्यूस करती है, ऐसे एंजाइम्स को जो है प्रोड्यूस करता है साइटोप्लाज्म। इसके बाद में जो इसके अंदर जो है एंजाइम्स ऐसे भी प्रेजेंट होती है जो कि सिंथेसिस में जो है इन्वॉल्व होती है पेप्टाइडोग्लाइकन सब यूनिट्स के। इसके बाद में राइबोसोम्स जो है, इसके अंदर राइबोसोम्स, डीएनए जीनोम और प्रोटीन्स और इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स, तो ये सब जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में है राइबोसोम्स। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंसली पैक्ड होता है राइबोसोम्स के साथ में। और जो राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के वो 70s के जो है वो साइज में होते हैं। ये जो है वो स्मॉल साइज होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जनरली होती है। और इसके अंदर 2 सब यूनिट होती है, एक होती है 30s और दूसरी होती है 50s और ये दोनों मिला के बनाती है 70s।
इसके बाद में ये जो है वो मेनली इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन का ये सिंथेसिस करता है। इसके बाद में है न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड में क्या होता है, इसके अंदर जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे जो है पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो पाया जाता है, जो कि क्लोज्ड होता है। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो क्लोज्ड होता है बिल्कुल, और सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, और सिंगुलर कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। अब जो इसके जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं और बिल्कुल क्लोज्ड और सर्कुलर इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसके बाद में इसके साथ में स्मॉल अमाउंट में जो है इसमें प्रोटीन्स और आरएनए जो है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स एक जो है वो स्ट्रक्चर होती है, जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स। जो इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स होती है वो क्या होती है, जनरली कई जो स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की वो प्रोड्यूस करती है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज, जो कि हमें जो है राउंड ग्रैन्यूल्स की तरह जो है दिखती है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और दूसरा है ग्लाइकोजन। तो ये जो दोनों होती है वो इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसके बाद में जो लास्ट जो सेलुलर कंपोनेंट है वो होता है स्पोर्स। तो जो बैक्टीरियल स्पीसीज होती है कई, तो वो जो है प्रोड्यूस करती है कई टाइप्स के स्पोर्स। एक्सोस्पोर्स भी जो प्रेजेंट करती है और एंडोस्पोर्स भी प्रेजेंट करती है। जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स जो है वो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो स्पोर्स बाहर जो सेल के प्रोड्यूस करती है उनको हम बोलते हैं एक्सोस्पोर्स। इसके बाद में जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो थिक वॉल्ड, वो जो है इसकी मोटी वॉल होती है, और ये हाईली रिफ्रैक्टाइल बॉडीज होती है, और इसके अंदर जो है लार्ज अमाउंट में डिप्लोकोलिनिक एसिड होता है, डीपी कॉलिनिक एसिड होता है। इसके बाद में जो स्पोर्स होते हैं वो टर्मिनल पे भी प्रेजेंट होते हैं और सब टर्मिनल में भी हो सकते हैं और सेंट्रल पोजीशन में भी जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। सो गाइज, ये था पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, and hit that bell icon to get notifications for my new videos.